आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच के यूट्यूब चैनल से आप तक हमारी मुख्तलिफ वीडियोस पहुंचती रहती हैं और आपका कीमती फीडबैक भी जो है हम तक पहुंचता रहता है। इस सिलसिले में आपके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपना फीडबैक देकर हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एट। डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएनओ दुनिया की जो सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है, दुनिया भर की तमाम रियासतें उसकी जो मेंबर्स हैं, तो उसका जो 6 बुनियादी उसके अदारे हैं उसमें से एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के शहर हेग में कायम किया गया है, जबकि यूएनओ के जो दीगर बुनियादी इदारे हैं उनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क अमेरिका में कायम किए गए हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एट हेग। तो हेग के अंदर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएनओ। तो डियर स्टूडेंट्स, यूएनओ के जो अदारे हैं वो 2 तरह के हैं। एक उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसके बुनियादी इदारे हैं, और कुछ उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं। तो उसके 2 तरह के इदारे हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, खुसूसी इदारे हैं, और दूसरे उसके बेसिक ऑर्गन्स हैं या उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएनओ। रेड क्रेसेंट, WHO, WTO। आपने बताना ये है कि इन 3 अदारों में से कौन सा अदारा जो है उसका शुमार यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में नहीं होता, या यूएनओ का वो अदारा नहीं है, या यूएनओ के ज़ेरे इंतज़ाम नहीं है। रेड क्रेसेंट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो है रेड क्रेसेंट। रेड क्रेसेंट जिसको मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है हलाल अहमर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखिएगा, एक नया क्वेश्चन भी है। हलाल अहमर जो है मुस्लिम ममालिक के अंदर रेड क्रेसेंट को हलाल अहमर कहा जाता है, और जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उसको रेड क्रेसेंट कहा जाता है। और ये तंजीम जो है ये जंगों के से जो मुतासरीन लोग होते हैं, जो ज़ख्मी होते हैं, चाहे वो सिविलियंस हों या उनका तल्लुक़ किसी भी शोबा ज़िंदगी के साथ हो, ये बेसिकली तंजीम उनकी मदद करती है। दोबारा से देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएनओ। द करेक्ट आंसर इज़ रेड क्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which organ of UNO of United Nations has ceased to be operational? ये स्टूडेंट्स, यूएनओ के जब यूएनओ का क़याम जो है वो 1945 में अमल में आया था, तो उसके जो 6 बुनियादी इदारे कायम किए गए थे, उनमें से एक इदारा ऐसा है जो प्रैक्टिकली इस वक्त फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, यानी उसके ज़ुम्मे जो काम था वो आप यूँ समझ लें कि अब दुनिया का जो ट्रेंड है वो इस तरह का हो गया है कि अब उसकी गुंजाइश नहीं रही, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो उसके 6 इदारों में से आपने बताना यह है कि कौन सा इदारा है जो कि अब प्रैक्टिकली ऑपरेशनल नहीं है। उसमें 3 इदारों के नाम दिए गए हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। डियर स्टूडेंट्स, यूएनओ का ये जो दायरा है जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है, अब प्रैक्टिकली जो है ऑपरेशनल नहीं है। इसके ज़ुम्मे जो काम था, अब जो इस वक्त आलमी सियासत के जो ट्रेंड्स हैं उसके अंदर उसकी कोई ज़िम्मेदारी जो है वो बरह रास्त नहीं रही, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है अब ऑपरेशनल नहीं रही। तो विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ सीज्ड टू बी ऑपरेशनल, उसको ऑपरेशनल उसको नहीं रही, तो वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, यूएनओ के जो 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेटो, यूएनओ, वार्सा पैक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। नेटो जो है इसका क़याम 1949 को हुआ था। यूएनओ का क़याम जो है 1945 को हुआ,
और वारसा पैक्ट का जो क्याम है वो 1955 को हुआ। तो अब आपने बताना ये है इन द ईयर 1995, यानी 1995 को जो है इन तीनों बैनुल अक़वामी तंजीमों में से किस तंजीम की गोल्डन जुबली सेरेमनी जो थी वो कंडक्ट की गई थी। इन द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो नीचे तीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं उन तीनों में से अब तक आई थिंक आपने गेस लगा लिया होगा कि कौन सी बैनुल अक़वामी तंजीम है जिसकी गोल्डन जुबली जो है वो 1995 को हुई थी। तो उसमें दूसरा जवाब है यूएनओ। यूएनओ जो है चूँकि उसका क्याम 1945 को हुआ था, तो इसलिए उसके क्याम को जब 1995 को 50 साल हो गए थे तो उसकी गोल्डन जुबली सेरेमनी जो थी वो सेलिब्रेट की गई थी। तो इसका दूसरा जवाब है 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल number of judges of the International Court of Justice is 12, 15, 18. The correct answer is 15. The total number of the judges of the International Court is only 15. और इससे पहले क्वेश्चन आया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है हॉलैंड के शहर हेग के अंदर कैंप किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following countries is not a member of the G8 group? Dear students, G8 ग्रुप जो है ये दुनिया की जो 8 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज स्टेट्स हैं उन पर मुश्तमिल जो है दुनिया की सबसे बड़ी सनती तौर पर तरक्की याफ्ता जो मालिक हैं उन पर मुश्तमिल G8 ग्रुप कायम किया गया है। और आपने बताना है कि इटली, स्पेन और रशिया में से कौन सा मुल्क है जो कि इसका हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द G8 ग्रुप? द करेक्ट आंसर इज स्पेन। स्पेन इज नॉट द पार्ट ऑफ द G8 ग्रुप। तो G8 का जो है वो स्पेन हिस्सा नहीं है, इटली भी उसका मेंबर है, रशिया भी उसका जो है वो मेंबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस फॉर विच द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड इज। आपने बताना यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जिसका हेडक्वार्टर हॉलैंड के शहर हेग में कैंप किया गया है और उसके जो जजेस हैं उनकी जो टर्म है वो 15 साल है। तो आपने बताना यह है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसका इंतखाब कितने साल के लिए किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज 3 years। तो इसमें 3 years है। द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस फॉर विच द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 3 years। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो सदर है, प्रेसिडेंट है और उसका वाइस प्रेसिडेंट है, दे आर बोथ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सार्क जो एक साउथ एशियन नेशंस की रीजनल बैनुल अक़वामी तंजीम है। आपने बताना यह है कि इन 3 मुल्कों में से म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका, इन तीनों मुल्कों में से कौन सा मुल्क ऐसा है जो सार्क का हिस्सा नहीं है, सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क बेसिकली क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क जो है इसका जो क्याम है वो 1985 को जो है वो अमल में आया था और इसमें जो जनूबी एशिया के जो मालिक हैं, जो साउथ एशियन नेशंस हैं, उनको जो है इसका हिस्सा बनाया गया है। और सार्क के कुल मेंबर जो हैं इस वक्त उनकी तादाद 8 है। इन तीनों में से कौन सा मुल्क जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है? द करेक्ट आंसर इज म्यांमार। म्यांमार जो है इसका पहले नाम बर्मा था लेकिन अब इसका नाम म्यांमार है और म्यांमार जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ OIC, सार्क, G8। तो 3 बैनुल अक़वामी तंजीमों के नाम लिखे हुए हैं। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड G8 ग्रुप ऑफ 8। और G8 का मैंने आपको बताया कि ये दुनिया के जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो ग्रुप है उसको G8 कहा जाता है। और आपने बताना है इन तीनों में से पाकिस्तान किसका मेंबर नहीं है, तो उसका जवाब है G8। पाकिस्तान जो है
OIC का भी मेंबर है, पाकिस्तान सार्क का भी मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान G8 का मेंबर नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल टाउनशिप built near Pondicherry in India in collaboration with UNESCO is called इंडिया के अंदर जो है पौंडीचेरी का जो इलाका है वहाँ पे यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि कल्चरल जिसकी नेचर है, उसके तावन से जो है इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल टाउनशिप कैम्प किया गया है। आपने बताना यह है कि उस इंटरनेशनल टाउनशिप का नाम क्या है, एल्बा वैली और आरो वैली और यहाँ फिर ब्रॉड वैली। द करेक्ट आंसर इज एरो वैली। जो इंटरनेशनल टाउनशिप built near Pondicherry in India in collaboration with UNESCO is called Arocheri. The correct answer is Arocheri. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन वियना। द करेक्ट आंसर इज वियना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में कैम्प किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच इज हेडक्वार्टर्ड न्यूयॉर्क, लंदन और ब्रसल्स। डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क। जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में कैम्प किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। वियना कांग्रेस टुक प्लेस इन द ईयर 1899 टू 1907, 1814 टू 1815, 1618 टू 1648। इन तीनों ऑप्शंस में से जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Vienna Congress was held from 1814 to 1815। वियना कांग्रेस जो है वो 1814 से लेकर 1815 तक जो है वो कंडक्ट की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स was signed in the year. Universal Declaration of Human Rights was signed in the year of 1948. 1948. Universal Declaration of Human Rights was signed in 1948. जो आलमी इंसानी हकूक़ का जो मैनिफेस्टो है वो 1948 में जो है वो साइन किया गया था यूएनओ की सरपरस्ती में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंडेड द स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड द अलाइड पावर्स। इट वाज साइंड ऑन 28 जून 1919, 1815 या फिर 1929। द करेक्ट आंसर इज 1919। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ended the state of war between Germany and the Allied powers. It was signed on 28 June 1919। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो 1919 में जो है साइन किया गया था आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहली जंग अजीम के बाद ये ट्रीटी साइन किया गया था और इसके नतीजे में जर्मनी और जो अलाइड फोर्सेस थी उनके दरमियान जंग का खात्मा हुआ और दुनिया में जो है वो क़याम अमन की राह हमवार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान विथड्रू फ्रॉम सेंटो एंड सीटो आफ्टर द ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, U2 क्राइसिस, 1965 इंडो पाक वार। पाकिस्तान जो है जिसने अपने क़याम के कुछ अर्सा बाद जो है सीटो और सेंटो के जो दो फौजी और दफाई मुआहदे थे उनके ऊपर दस्तखत किए थे, उनका मेंबर बन गया था। तो कब पाकिस्तान इससे अलहदगी इख्तियार की थी, पाकिस्तान इसमें इन मुआहदों से कब मायूस हुआ था? तो इसका करेक्ट जवाब है ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस। पाकिस्तान विथड्रू फ्रॉम सेंटो एंड सीटो आफ्टर द ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस जो है वो कब हुआ था? वो हुआ दिसंबर 16, 1971, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक सूबा था वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। चूँकि
इन दोनों मुल्कों ने इस सिलसिले में इस क्राइसिस को ऊपर काबू पाने में पाकिस्तान की कोई बाकायदा मदद नहीं की थी, तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई कि ये सीटों और सेंटों जो हैं वो पाकिस्तान की सालमियत का जब मसला पैदा हुआ तो इन दोनों मुल्कों के प्लेटफार्म से पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखने के लिए किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया गया था। तो पाकिस्तान ने फिर एहतजाजन जो है इन दोनों ट्रीटीज से एक के बाद दीगरे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि नाम से भी वाज़ेह हो रहा है कि ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये यूनेस्को है बेसिकली वो अपनी नोयत के अतबार से एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आमतौर पे यूनेस्को कहा जाता है, डेट इज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव द मोस्ट डेवलप्ड मेंबर्स? ईयू, ईयू मींस यूरोपियन यूनियन, नेफ्टा और सार्क। ये तीन बैनुल अक़वामी तंजीमों के जो रीजनल बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ईयू, नेफ्टा, सार्क। आपने बताना यह है कि इन तीनों बैनुल अक़वामी रीजनल बैनुल अक़वामी तंजीमों में से किसे सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की मेंबरशिप हासिल है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ईयू। ईयू वो एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तरक्की याफ्ता हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक की तंजीम जो है इसको कहा जा सकता है ईयू, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो? नेटो के इस वक्त कितने मेंबर्स हैं? तो करेक्ट आंसर इज 30। इस वक्त नेटो 30 मालिक पर मुश्तमिल एक फौजी और दफाई बैनुल अक़वामी तंजीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हु इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ नेटो? द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया बिकेम द लेटेस्ट कंट्री टू जॉइन द अलायंस ऑन 27 मार्च 2020। तो रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया जो है वो इसका सबसे आखिरी मेंबर बना है। नेटो के जो 30 मेंबर हैं उसमें सबसे जो एंड के ऊपर नेटो का जो रियासत मुल्क मेंबर बनी है वो है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया, जो कि 1920 में बनी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What does NATO stands for? NATO stands for North Atlantic Treaty Organization। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और गाहे बगाहे इसको रिपीट मैं करता रहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ज़हनशीन हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज फाउंडेड इन बेलग्रेड इन 1961, 1965, 1969। द करेक्ट आंसर इज 1961। द नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसको गैर वबस्ता मालिक की तंजीम भी कहा जाता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसकी मुख्तसर सी बैकग्राउंड ये है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है जब दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी, एक ब्लॉक अमेरिका की सरपरस्ती में चल रहा था जिसको अमेरिकन ब्लॉक कहा गया, दूसरा ब्लॉक रशिया की सरपरस्ती में था जिसको रशियन ब्लॉक कहा जाता था। और रशियन ब्लॉक जो है वो बेसिकली कम्युनिस्ट ब्लॉक था और जो अमेरिकन ब्लॉक था वो बेसिकली कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है कुछ मालिक ऐसे थे जिन्होंने ना तो अमेरिकन ब्लॉक में शमूलियत अख्तियार की और ना ही वो रशियन ब्लॉक का हिस्सा बने। उनने दोनों ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग रखा, ना वबस्ता रखा, किसी भी अलाइंस के साथ उन्होंने वबस्तगी अख्तियार नहीं की थी। तो उन मालिक ने मिलकर जो है एक तंजीम कायम की जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है और बेलग्राद के अंदर जो है इस तंजीम की बुनियाद रखी गई थी 1961 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इज लोकेटेड इन जिनेवा। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इज लोकेटेड इन जिनेवा के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर कैंप किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब है तखफीफी असला, असले को कम करना। नेटो, CTBT, NPT। द करेक्ट आंसर इज नेटो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट, तो इसका जवाब है नेटो। नेटो जो है एक फौजी और दफाई तंजीम है, जबकि CTBT कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इन दोनों मुद्दों का तल्लुक जो है डिसआर्मामेंट के साथ था, CTBT का और NPT का, जबकि नेटो जो है ये एक फौजी और दफाई तंजीम थी जिसका मकसद अमेरिकन सरपरस्ती के अंदर जो है रशिया के खिलाफ अपने आप को खड़ा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स करेक्टली द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज 7G8? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और एटॉमिक कंट्रीज। द करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। दुनिया के जो 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उन पर मुश्तमिल जो ग्रुप है उसको G7 कहा जाता है। बाद में इसको G8 का नाम दे दिया गया है। पहले ये G7 था और इसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री शामिल हैं। इसी ग्रुप को जो है बाद में G8, जब इसके मेंबर्स की तादाद 7 से बढ़कर 8 होगी तो फिर इसको G8 का नाम दे दिया गया। और इस ग्रुप के अंदर जो है दुनिया के जो तरक्की याफ्ता सनती ममालिक हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स जो हैं उनको जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच।